नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सच्ची बात में आज बारी है भारत के योग गुरु बाबा रामदेव की। बाबा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रभु जी। बाबा जी, आपका नेशनल वॉइस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपको और नेशनल वॉइस के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप आए, आपका आशीर्वाद मिला, हम बहुत प्रसन्न हुए, हमारी टीम बहुत प्रसन्न हुई। एक बात बताइए, बाबा तेरे नाम अनेक, बाबा तेरे काम अनेक, अब किस नाम की चर्चा करूं मैं, किस काम की चर्चा करूं? देखो, ये योग गुरु आप हैं, मैंने टैक्स गुरु भी आपको देख लिया, आपको आयुर्वेद डॉक्टर गुरु भी देख लिया, अर्थशास्त्री भी देख लिया, अब किस रूप में बात करूं मैं आपसे? देखिए, भ्रांति इसलिए होती है कि योग को, अध्यात्म को, हमारी परंपराओं को लोगों ने बांध करके देखा हुआ था। हमने दीवारें तोड़ दी, मजहब की दीवारें तोड़ी, भाषाओं की दीवारें तोड़ी और एक दायरे में बांधा हुआ था कि योगी को तो ऐसा ही होना चाहिए। हमने कहा योग और योगी में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत सामर्थ्य है। तो हमने जो योग का सामर्थ्य खाली उसको मूर्त रूप दिया है। हमने ये जो आप नाम बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये मेरी जिंदगी के अंतिम ध्येय नहीं है, ये मेरी लाइफ के बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट हैं आपके, जैसे आपकी कंपनी के वर्टिकल बन रहे हैं उस हिसाब के बाय प्रोडक्ट। ये सारे के सारे, चाहे वो पतंजलि ब्रांड है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन हमने चलाया परिवर्तन के लिए, चाहे जितने भी आज हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं और आगे बड़े बड़े और काम। हाँ, मतलब क्या ना, बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसलिए किस काम को में बांधे हैं आपको समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा कि कैसे बांधे बाबा को। पर मैं देखता हूँ कि आपकी चाल बदल गई कुछ सालों के अंदर, आपका चलन भी बदल गया, चेहरा वैसे का वैसा है, नूर आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा चमकने लग गया। उसके पीछे लगता है कि राजनीति में जो परिवर्तन आया उसका असर आपकी जो है चाल चरित्र चेहरे की जो बात आती है। चेहरा तो आपका बदला ही नहीं, चमक गया। वो बदलना माने नेगेटिव अर्थ में नहीं है ना, नेगेटिव अर्थ में नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ लोग बदल जाते हैं। मैं 20 साल पहले जैसा था वैसा ही आज हूँ। जमीन पर सोता हूँ और जो मैंने बचपन में संकल्प लिया था कि अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, देश धर्म संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए सब कुछ करूँगा, उसी के आधार पर मैं आज काम कर रहा हूँ। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकला, सरकारी स्कूल में पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा। ये अलग बात है कि मैंने गुरुकुल में व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि पढ़ा। उसके बाद मैंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि भी पढ़ा। लेकिन एक सन्यासी को जो कार्य करना चाहिए, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मैंने आज तक 9 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक करीब जो है 5 दशक बीत गए, मैंने एक दिन छुट्टी नहीं की। मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, मतलब रेस्ट नहीं। मतलब आराम हराम है, किताबों में पढ़ा था हमने, लेकिन हमने उसको जीवन में जिया है। सुबह 4 बजे से मेरे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और रात को 10 बजे तक मैं साधना, सेवा, पुरुषार्थ, परमार्थ, बस यही करता। थोड़ा सा फर्क तो आया, मैंने देखा कि हो सकता है आपके काम बढ़ गए हैं, आपके फॉलोअर बढ़ गए हैं, आपका नाम बहुत बड़ा हो गया है। पहले मैं देखता था आप चलते थे स्कॉर्पियो में, अब मैंने देखा एक दिन आप रेंज रोवर में चल रहे थे। नहीं, मैं स्वदेशी गाड़ी में ही चलता हूँ। वो तो अब टाटा ना करके अब देखो एक बात मैं एक बात बताता हूँ, अभी भी मैं जो है स्कॉर्पियो में ही चलता हूँ 99%। जैसे कोई लंबी यात्रा हुई तो सुरक्षा की दृष्टि से हाँ, वही मैंने शुरू में कहा। हजारों लोगों ने जब ये कहा, और देखो मैं अपने लिए नहीं जीता, और मेरे लिए प्रभु जी, मैं जब घर में था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, ये सच है। अभी भी अपने नाम से कुछ भी नहीं होगा आपके? नहीं, वो मैंने संकल्प लिया कि मुझे जो भी कुछ समाज देगा मैं समाज के लिए उसका उपयोग करूँगा। मेरे नाम ना बैंक अकाउंट है, ना कोई ज़मीन है, ना होगी। मैंने तय किया। पैन नंबर भी आपने कहा आपके नाम नहीं है? कोई है ही नहीं तो कहाँ से पर भी नहीं। जैसे बाबा के नाम पैन नंबर नहीं है, या साइकिल नहीं है, पर उसके ऊपर रेंज रोवर है, चार्टर फ्लाइट है, चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर हेलीकॉप्टर है, ये एक काम, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी ना, इसलिए ना। देखो ऐसा है, यद्यपि ये है नहीं, लेकिन अब शायद लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? चार्टर्ड प्लेन और जो है हेलीकॉप्टर आदि। अभी तो हमारे भक्तों क्योंकि आपकी मांग बढ़ गई है। नहीं, मांग क्या, देखो ये
एक हो सकता है एक आदमी के लिए एक सपना हो कि मेरे पास अपना घर हो, मेरे पास अपनी गाड़ी हो, मेरे पास अपना मकान हो। आज सबकी गाड़ी मेरी गाड़ी, मैं किसी की गाड़ी में बैठ जाऊँ तो खुश हो जाता है, बाबा मेरी गाड़ी में बैठ गए। सबके मकान मेरे मकान में, किसी घर में पर गृह सुखी सर्वत, हमारे दर्शन में सूत्र आते हैं, ऋषि कपिल कहते हैं। माने आज सबके घर मेरे घर, सबकी गाड़ी मेरी गाड़ी, सबका पैसा मेरा पैसा, मैं किसी से भी फिर कुछ आप भी जहाज लेना पड़े कि ये मजबूरी क्यों आ गई? अब क्या होता है कि हमको कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी सुबह, कभी भी किसी टाइम, फ्लाइट तो अपने एक टाइम शेड्यूल टाइम होता है ना, उसके अलावा नहीं जा सकती। और जहाँ शेड्यूल नहीं है वहाँ नहीं जा सकती है, तो हमको छोटी छोटी जगह भी जाना पड़ेगा, बड़ी जगह भी जाना पड़ेगा। आज हमारे समय की कीमत, वो एक एक घंटे की कीमत करोड़ों रुपए में है। पहले ऐसा था कि हमारे पास तो समय, परिवर्तन आया ना, मैंने कहा चाल और चलन में, क्योंकि देखिए, बाबा रामदेव की मेरे एक घंटे समय की कीमत। उपयोगिता, हाँ। मैं अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को कितनी ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ। मेरे पास में अभी एक एक दिन में कहता हूँ एक एक जिंदगी के बराबर है। मैंने आगे 50 सालों का एक रोड मैप बनाया, एक मास्टर प्लान बनाया है कि 50 सालों में मुझे अपने भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक शक्ति बनाना है। मैं हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर के नहीं चल रहा हूँ, मैं भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र और पूरे विश्व को एक आध्यात्मिक विश्व बनाने का सपना लेकर के चल रहा हूँ। तो उन बड़े उद्देश्यों के लिए अगले 50 सालों में, अगले 50 साल, अब मैं आपकी उम्र तो नहीं पूछूंगा, लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 50 साल के होंगे, 51 के होंगे, 1965 पैदल हुए, तो अगले तो 50 आप 100 से ऊपर जिएंगे ऐसा लगता है मेरे को। नहीं, 100 से ऊपर जिऊंगा। और ये तो मैंने इतने संघर्ष किए, इतने प्रतिकूलताओं में जिया, अभाव और संघर्षों में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक सपना है कि मुझे एक एक दिन में क्या 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 करना है। देखो, एक आदमी का सपना होता है कि मुझे फ्लाइट में चलना है। मेरी जिंदगी में कभी सपना नहीं रहा कि मुझे फ्लाइट में चलना है। तो आपका सपना है क्या आजकल? देखो, आपने कहा एक एक घंटे, हवाई जहाज में चलना, किसी गाड़ी में चलना, कोई बैंक, ये तो साधन है। ये मैंने कहा मेरा सपना है, मेरी साधना, मेरा साध्य। और मेरी साधना और मेरा साध्य ये है कि मैं भारत के हर एक व्यक्ति को रोग मुक्त, नशा मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान देखना चाहता हूं। नहीं वो तो बात है, आपने पहले भी मेरे को कई बार कही है। सवाल ये है कि जब आप कहते और हैं, इस सपने के पीछे 3-4 बड़े उद्देश्य हमने लिए। एक तो विदेशी कंपनियों को यहाँ से भगा अपनी कंपनी को प्रमोट करना, क्या ना, अपनी कंपनी को नहीं, कि भारतीय- पतंजलि आज 5000 करोड़ की कंपनी हो गई आपकी। अरे ये तो आने वाले समय में आप जैसे नेशनल वॉइस का आपका एक सपना है कि ये नेशनल वॉइस बने, ऐसे ही जो है आपने 3 साल का प्रोजेक्ट लिया है, तो 3 सालों में ये 5,000 से 50,000 करोड़ भी जाएगा। ये टर्नओवर मकसद नहीं है। उस टर्नओवर से जो अर्जित कर रहे हैं उससे 100% हम उनका चैरिटी करेंगे। एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम बनाएंगे, करीब 1 लाख लोगों के लिए एक पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पूरी दुनिया में सबसे नहीं, आपने बड़ा जो कहा ना मल्टीनेशनल को भगाएंगे यहाँ से, एक बार मेरे को पहले भी कहा था आपने, उस सपने की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, और उसको एग्जीक्यूट किया है ना। उसको अभी तक स्वदेशी खाली थॉट्स में था, हमने उसको जमीन पर उतारा। ये स्वदेशी का थॉट मेरा तो नहीं, आर्थिक दृष्टि, आप योग से आर्थिक दृष्टि पर ज्यादा आ गए ना। नहीं, ज्यादा नहीं आई, बैलेंस। सुबह शाम योग, दिन भर कर्म योग और उद्योग। सुबह से शाम तक आप दिन भर कर्म योग और उद्योग। अब उद्योगों के ऊपर, क्योंकि आप हर जहाँ भी जाते हैं हर जगह जमीन देती है सरकार आपको, मोदी सरकार बाबा पर मेहरबान। नहीं, देखो, मोदी सरकार से हमने कोई जमीन नहीं ली, जो भी हम अभी तो ली नहीं है, जहाँ भी लोगों ने अनाउंस किया है। देखो, जहाँ भी लेंगे वहाँ पैसा दे करके लेंगे, सरकारी पैसा जो कमर्शियल रेट है, जो भी रेट है वहाँ, जो भी रेट है वो कमर्शियल रेट से लेंगे। और अगली बात और मैं कहता हूँ, अभी तक भी पतंजलि ने कई हजार करोड़ रुपए, आप अभी तक का देखोगे तो हजारों करोड़ बैठेगा, कई हजार करोड़ रुपए टैक्स में दिया है। तो बाबा तो भिखारी मानते थे कि ये लेने वाले हैं, आपके हमने ऊपर तो दिया है, आपने हजारों करोड़ टैक्स दिया है, हजारों करोड़ टैक्स दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स। आपकी तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सारी, इसलिए जो कंपनी है वो तो कंपनी के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो सारी। कंपनी एक्ट में जो टैक्स बनते हैं, पर आप तो डायरेक्टर वायरेक्टर कहीं नहीं होंगे। मैं कहीं शेयर होल्डर नहीं, कहीं डायरेक्टर नहीं लेकिन डायरेक्शन हमारा होता है। डायरेक्शन आपका है। अब पतंजलि के जो हैं एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, अनपेड ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं आप पतंजलि के। देखो, मैं ना अमिताभ बच्चन हो, ना मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं बाबा रामदेव हूँ। बाबा रामदेव तो, पर आपके नाम से ही चलता है ना पतंजलि का प्रोडक्ट, तो आप ही की फोटो के से उससे बिकता है, नहीं तो खरीदेगा कोई नहीं। नहीं, देखो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है उसकी, क्वालिटी से बिकता है। हाँ, एक ब्रांड तो चाहिए ना, आदमी को एक भरोसा चाहिए ना। अब आप लक्स खरीदते, लक्स के पीछे कौन चेहरा है? कई बार फिल्म स्टार दिखाते हैं नहाते हुए, दिखाते हैं, नहाते हुए दिखाते हैं, आप भी दिखा दो किसी दिन। उनका उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।
मैं कहता हूँ जिसको आप प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, उसका प्रयोग भी करते हैं आप। उसका प्रयोग करते हैं और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी लेते हैं। मैं दंतकांति को प्रमोट करता हूँ तो खुद मेरे को पायरिया था, मेरी माँ को जेनेटिकली पायरिया था, तो मैंने अपना पायरिया ठीक किया ना पहले। मैं केशकांति शैम्पू और केशकांति तेल खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैं जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, अब मैं आप जैसे काजल बनाया, काजल तो इस्तेमाल नहीं करता, उसको भी लगा के आंख में जरूर देखा है, लेकिन 99% प्रोडक्ट का खुद अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, अपने पहले हजारों शिष्यों पर इस्तेमाल करता हूँ। सारे ट्रायल होने के बाद में हम इस जो है देश को बाजार नहीं मानते, अपना परिवार मानते। पर आपके कोई टेस्ट हुए थे, खराब निकले उसमें से कुछ 2-3? कुछ नहीं खराब निकला। देखो अखबारों में पढ़ा मैंने। देखो अखबारों में कुछ भी छाप दे लोग, उसका कोई आज तक पतंजलि कहीं फेल नहीं हुआ, बाबा रामदेव कहीं फेल नहीं हुआ। देखो हमारे जो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, उनकी आप पैकेजिंग देखिए, आप उनकी क्वालिटी देखिए, लो प्राइस पर देते हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ, जैसे हम बाजार में हनी करीब जो है 120 रुपए से लेकर के 130 रुपए तक, 40 रुपए तक बिकता है, हम करीब 70 रुपए का देते हैं, मैंने आधे रेट में देते हैं हम हनी के 100 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, 100 से ज़्यादा टेस्टों में हनी खरा है। अब इसका क्या टेस्ट करोगे आप? कहाँ फेल हो गया पतंजलि? हनी कहाँ से आप ये शहद लाते हैं? ये तो मधुमक्खियाँ तैयार करते हैं, बाबा रामदेव तैयार करते हैं। मधुमक्खी बोल बी फार्मिंग करते हैं आप इसका? देखो हनी बी फार्मिंग करते हैं। बोले बाबा का शहद, कोई बाबा मधुमक्खी का शहद देता है? नहीं, बाबा अगर मीठा होगा तो चिपक जाएंगे मधुमक्खियाँ सारी की सारी। बोले बाबा का घी, बाबा को दूध देता है। हरियाणा में बहुत पैदा हुए आप, वहाँ बहुत वैसे हुए हैं। तो बात यह लोग भरोसा करते हैं, तो उसमें हमने तय किया वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होगा 100% चैरिटी। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है। नहीं तो माँ बहन देखो, प्रोडक्ट बेचने का तरीका क्या था, लोग जो है अश्लीलता दिखाते थे, लोग सपने दिखाते थे, झूठ बोलते थे। अब लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती, अरे तंदुरुस्ती का दूध पियो, घी खाओ तो तंदुरुस्ती आएगी, साबुन से क्या तंदुरुस्ती? कुछ तूफान ही करते, अरे तूफान नहीं भरा, उस थम्स अप में गैस भरी हुई है। तो हमने झूठ नहीं बोला, हमने अश्लीलता नहीं फैलाई, और हमने किसी ग्लैमर का सहारा नहीं दिया। आपका हमने सच्चाई के आधार पर हमने कहा देखो अब सरसों का तेल हमारी 10 गुना डिमांड होगी, 10 गुना सरसों का तेल की। मैं बात करता हूँ उसकी, तो हमने कहा इसमें केमिकल नहीं है, बस लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। नहीं, बाबा को विश्वास है ना अभी लोगों का, इसलिए कह रहा हूँ। अरे बाबा पर विश्वास है तो उसके काम सही है। नहीं, वो मैं बात और देखो हमारे ऊपर हजारों केस होते, तमाम तरह की चीजें, वो बात एकदम ठप्पा लग गया, ब्रांडेड हो गया वो सारा मामला। क्यों? बोले बाबा खराब होता ना तो आज जेल में होता। नहीं, जेल में तो सर आपको भेजने की कोशिश की लोगों ने, पर सवाल आपने अपना सारा काम स्वास्थ्य के साथ जोड़ा हुआ है, आपने शुरू में कहा, तो उससे स्वास्थ्य के साथ जोड़ने से क्या योगा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है या आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ये मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बाबा रामदेव से। आपने कहा कि योगा मैंने इसलिए शुरू किया कि स्वास्थ्य, अब मैंने देखा कि आप कह रहे हैं 50,000 करोड़ का बिजनेस करूंगा। अब योगा जो है 15, 20, 25 करोड़ लोग तैयार करें, तो बिजनेस के ऊपर प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं आप? बिजनेस प्राथमिकता नहीं है, हर जगह शुद्ध आहार और शुद्ध विचार ही स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आधार है। अच्छा, आप भारत को गरीब देखना चाहते हो कि अमीर देखना चाहते हो? हर आदमी कहता है भारत परम वैभवशाली बनना चाहिए। भारत का जब तक एक एक इंसान अमीर नहीं बनेगा, देश कैसे समृद्ध हो जाएगा? एक तरफ कहते हैं मेरा भारत मान, मेरा भारत तो ठेके पर दारू पी रहा है, मेरा भारत तो गुटखा खा रहा है, मेरा भारत तो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, अपना देश लुटा रहा है। तो हमने समग्रता से चीज़ों को देखा है, हमने लोगों की सेविंग की है, लोगों के करीब करीब जो है 50% सेविंग कर रहे हैं हम। महंगाई पता नहीं कब मिटेगी या नहीं मिटेगी, बेरोजगारी गरीबी कब मिटेगी नहीं मिटेगी, हम अपनी तरफ से महंगाई बेरोजगारी गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। लोगों की सेविंग, देश की सेवा। मैं एक बात हूँ, कितना ही लोगों को कपालभाति अनुलोम विलोम करा लो, जब तक उनका आहार ठीक नहीं होगा तब तक कैसे परिवर्तन आएगा? बॉडी का रॉ मटेरियल तो आहार है ना। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, ये सारे प्रमाण है और ये हकीकत है ना जिंदगी की। बाबा सवाल ये है कि आप यदि एक सन्यासी बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, था महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसके साथ स्वाधीनता को जोड़ा। महात्मा गांधी ने खादी की फैक्ट्रियां, अच्छा खादी की फैक्ट्रियां लगवाई, अभी भी लग रही हैं, और महात्मा खुद चलाते थे, खुद चरखा काटते थे और खुद चलवाते थे। आज तक भी महात्मा गांधी की खादी सब्सिडी पे चल रही है। महात्मा गांधी स्वदेशी का काम करें तो महात्मा, और राष्ट्रपिता, अरे मैं राष्ट्रपुत्र तो हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, दिन में पिता की कैटेगरी में आ जाएंगे आप। वो आए देखो मैं आपको बात कह रहा हूं, ये जो हमारे देश के अंदर एक सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी
कि भाई इस देश को हमें समृद्ध बनाना मैं है, आपकी बात सहमत हूं। देश को हमें आगे बढ़ाना। विदेशी कंपनियां इस देश का क्या फायदा कर रही है, मैं आपसे पूछता हूं। लक्स वालों ने, लाइफ बॉय वालों ने, कोलगेट वालों ने क्या किया हिंदुस्तान के लिए, खाली लूटने के सिवा। इस देश में हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोगों को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लो प्राइस पे दे रहे हैं, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है सेवा में लगा रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब आप इस उद्योग में पढ़ेंगे तो अपनी सैलरी स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने सुना जो है सैलरी स्ट्रक्चर आपके यहाँ बहुत कम है। जो ना गलत बात, आप गलत सुना, संशोधन करो। बाकी उद्योगों में होता है भाई बहन भतीजावाद चलता है, आपके यहाँ भी शुरू हो गया। कोई भाई भतीजावाद नहीं। सुनो आप प्रभु जी, आपको मैं अपनी जानकारियां ठीक कर लो। हमारे यहाँ जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो देश में जो सरकारों के द्वारा निर्धारित जो लेबर के लिए सैलरी स्ट्रक्चर होता है उससे ज़्यादा है। उनके बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं और उनको हम हेल्थ जो है एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड कराते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, माने जो सरकार के रूल से उससे बेहतर देते हैं। एक बात, जहाँ तक प्रोफेशनल्स की बात है, क्या प्रोफेशनल्स ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज से आएंगे? क्या हिंदुस्तान में जो टैलेंट नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में प्रतिभाएं नहीं है? अरे हमने एक नया इतिहास रचा है, हमने नई परंपराएं स्थापित की है, और हमने जो देसी टैलेंट था उसको विदेशी कंपनियों के सामने खड़ा कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आप बात करते हैं, उनसे बेहतर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। कोई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अब सुनो तो, अब अभी सप्लाई चेन में अभी आपने सुना माल कम मिल रहा है। अरे अच्छा, अब आप उल्टी बात कर रहे हो, सीधी सच्ची बात में सीधी बात कर रहे हो। तो देखो अब सच्ची बात शहरों में पूरी चीजें अभी आपने देखा होगा, करीब जो है 1 महीना पहले हमने इतना प्रचार कर रखा है, 4 वर्टिकल्स का हमने जो है वो हेड निकाला। हमारे यहाँ पर जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उस परिवार का एक भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं है। जिसमें परिवार में आचार्य बालकृष्ण जी ने जन्म लिया, हम लोगों का हमारा तो पूरा देश हमारा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब हमारे पास में। आप देखो पतंजलि की विशेषता, आप जितने भी साधु संत महात्मा हैं, कुछ मठों में परंपरा है, हमारे यहाँ शंकराचार्यों के यहाँ परंपरा है, शंकराचार्य जन्म से ब्राह्मण ही हो सकता है। कहीं कहीं आश्रमों में परंपरा है, वहां शूद्र प्रवेश नहीं कर सकता, हर की पौड़ी पर मुसलमान नहीं जा सकता। ऐसे अलग अलग जगह, अब बहुत से ऐसे मुसलमानों के मजार हैं जहां पर जो है ये औरतें नहीं जा सकती, बहुत से मंदिर है जहां पर मैंने देखा बाबा रामदेव ज्यादा मंदिरों में जाते नहीं है। अब मेरी बात सुनो, हमारा जो काम है वो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर है। मैं मंदिरों में जाता हूँ, मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, मेरे लिए सारी धरती भगवान की है। मैं आपसे जब बात कहना चाह रहा हूँ प्रभु जी, आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं? मैं सनातन धर्मी हूँ। सनातन धर्म क्या है? वही वेद सनातन धर्म है, वेदों को मानता, वेदो अखिलो धर्म मूलम। मैं पाखंड को नहीं मानता, शनि के तो राहु चढ़ाने उतारने में विश्वास नहीं करता। मैं जो है ये वास्तु के नाम पर लोगों को जो बहकाते उसमें नहीं मानता। मैं कहता हूँ सारा ब्रह्मांड ही भगवान की मूर्त है। ये जो एक सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक भगवान, उसको एक मूर्ति में कैसे समेट सकते हैं? मूर्ति में भी भगवान है और वो सर्वत्र भी है, मैं ये मानता हूं। पर आपने तो मैं पाखंड नहीं मानता, मैं ढोंग को नहीं मानता, और मैं कहता हूं मैं सर्वसमावेशी हूं। और मैं जो आर्थिक बात करें तो आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता के लिए काम कर रहा हूं। मेरा जो भी कार्य है वो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सेक्युलर। आपका सबसे बड़ा नारा था कि ये आपने शुरू किया, अच्छा काम किया, सस्ती चीजें दिलवाई, अब जो भी कर रहे करें, एम्प्लॉयमेंट मिल रही होगी लोगों को। मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मूल जो आपके चुनाव से 2014 से पहले का एजेंडा था उसे हट गए। मेरे को ये बताओ, मेरा गलत काम कौन सा है? एक काम मेरा गलत बता दो जो मैं कर रहा हूँ। गलत नहीं करूंगा, आप भटक गए लगता है। आपने कहा ये तो आप लोग पत्रकारों के शब्दों में मैं संशोधन करवाऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखो आपने कहा ब्लैक मनी, आपने कहीं स्टेटमेंट दिया कि पहले इलेक्शन से पहले मैं 5 इंटरव्यू आपके किए, आपने इतनी गालियां दी सरकार को, पहले वाली की गालियां, क्या क्रिटिसाइज किया उसको कि ये हो गया, इतना भ्रष्टाचार हो गया, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, पता नहीं कितनी फिगर आपके पास अरशा। वो सारे फिगर्स अभी भी हैं। अभी वो मैं योग शास्त्री भी हूँ, मैं अर्थशास्त्री भी हूँ। कितना बताया था आपने मेरे को खबर? कम से कम 100 लाख करोड़ पे बाहर गया है, और करीब 100 लाख करोड़ और 900 लाख करोड़ पे करीब 1000 लाख करोड़, और उसको कम से कम मैंने आंका था तो 400 लाख करोड़। तो 400 लाख करोड़ पैसे लेकर के 1000 लाख करोड़ रुपए की हमारे यहाँ पर काले धन की अर्थव्यवस्था चलती है। कुछ स्वदेशी काला धन है, कुछ विदेशी काला धन। अब 800 दिन हो गए आपकी सरकार को, जिसको आपने बनवाया, 800 से 10 दिन हो गए, 800 करोड़ रुपए नहीं आए। मैं भी कह रहा हूँ क्यों नहीं आए। अब देखो आपका जो इतना आपने प्रचार किया उसका, तो मैं अपने मुद्दे से तो पीछे नहीं हटा ना। मोदी जी पर हमने भरोसा किया है, तो अच्छा ही बताओ, वो लोकतांत्रिक तरीके से
एक प्रधानमंत्री चुने गए। ये अलग बात है कि हमने उनके लिए पूरे देश 800 भर दिन में कम होते क्या? 800 करोड़ क्या, 500 करोड़ भी नहीं आया विदेशों से। नाम भी नहीं अनाउंस करते आप लोगों के नाम लेते थे उस वक्त, ये सरकार की वजह से ये हुआ वो हुआ। आप तो नाम भी छुपा रहे हैं सरकार आपकी, जिसके ऊपर आपका वर्चस्व है, जिसके वो आशीर्वाद दिया आपने। देखो, वरद हस्त तो हमारा उस सब पर है जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप यदि नेशनल वॉइस को अच्छा चलाएंगे तो हमारा तो आपके लिए भी आशीर्वाद रहेगा। हमारा काम है अच्छे कामों को आगे लेकर के आना, और जो देश में आप संतुष्ट तो नहीं है ना? काला धन नहीं आया जो आप काले धन के मुद्दे पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, तो आपको लगा कि और जहां मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, देखो दो स्थितियां होती हैं। जब प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आपकी बात सुन रही है तो उसको सुनाएंगे पहले। तो जब वो नहीं सुनेगी, संसद नहीं सुनेगी, तब आप सड़क को सुनाएंगे ना। अभी तो संसद वाले सुन रहे हैं। 2 साल हो गए, कितने समय और देंगे आप? अब काला धन नहीं आने की वजह से डर ही नहीं है किसी को। आपने वॉलंटरी स्कीम डिक्लेयर की, तब भी पैसा नहीं लोग ला रहे। देखो, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन आप अभी भी एक बहुत बड़ा आप मुद्दा खरी है। बातें करते हैं हमेशा। आप जब इसके लिए नहीं आने के लिए आप वित्त मंत्री को जिम्मेवार ठहराते हैं, या प्रधानमंत्री को समझते हैं, या बीजेपी को कराते हैं, या कहते हैं कि मैं फेल हो गया। देखो, जिम्मेदारी तो पूरी सरकार की सामूहिक रूप से है, और मैंने सबसे लिखवा के लिया हुआ है। काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लिखित में लिया हुआ है, और सारे और मैंने वो रिकॉर्ड रखे हुए हैं। वो नहीं, मैं उसके लिखित पे और भी कुछ भी है, मैं वो भी पूछूंगा अभी आपसे। तो जो है, ये सच है कि काले धन को लेकर के देश में बड़ी निराशा है। इसके अलावा सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए। नहीं, वो सफल हुए। आप कितने नंबर देंगे? देखिए, काले धन के मामले में 100 में से 10 देंगे, 20 देखो देंगे। इस पूरे देश में एक बड़ा चिंतन चल रहा है कि इस सरकार ने वोट बैंक बनाने वाला कम, देश बनाने वाले काम ज़्यादा किए हैं। चाहे वो गरीबों के अकाउंट्स खोले, सब्सिडी डायरेक्ट देना, आगे अर्थव्यवस्था को ऑर्गेनाइज करना। क्योंकि ये काला धन क्यों जनरेट होता है? जब कैश में पैसा होगा और वो कहीं पर ट्रेसेबल नहीं होगा, आप उसको जांच तो नहीं सकते ना। कोई आदमी करोड़, 10 करोड़, 100, 200, 500 करोड़ लेकर कैश में घूम रहा है, आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। चेक और जो है उसमें क्रेडिट से, तो मैं कह रहा हूं, चाहे देखो, किसानों से लेकर के, उद्योगों से लेकर के, और आने जो स्किल इंडिया से लेकर के अनेक जो सरकार ने योजनाएं लॉन्च की, उसमें अभी पिछले दिनों एक भ्रष्टाचार का मामला जरूर आया। 99%, पहले 100 नंबर थे, भ्रष्टाचार से बाद में 99 काले धन से भ्रष्टाचार में कहां चले गए? माने कोई घोटाला नहीं हुआ। अभी एक चीज सामने थोड़ी बहुत आई है, अभी इतनी बड़ी आने वाली है थोड़े दिनों में। चलो अगली बात है। माने इसलिए मैंने कहा, इस सरकार में नीयत अच्छी है, नेतृत्व अच्छा है, नीतियां भी अच्छी हैं। काले धन के मामले में निराशा है। निराशा आपको है ना? बिल्कुल, जितनी अपेक्षा थी आपकी उतनी उससे नीचे उतरे वो है। तो पर उसको जिम्मेवार किस आपको लगता है जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? देखिए, 2.5 साल में अगर नहीं कर पाएंगे आप, अभी जनता की जैसी अपेक्षा थी वैसा कार्य काला धन में नहीं हुआ। नहीं हो रहा काले धन के मामले में। बाकी मामलों में आपको लगता है? बाकी मामलों में मैंने कहा, सरकार जो कार्य कर रही है वो देश बनाने वाला काम कर रही है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से, देखो, आज मोदी जी करीब 18 घंटा एवरेज काम करते हैं, और उनके काम करते हैं। नहीं, देखिए, मैं भी उतनी देर काम करता हूं, मैं कम क्यों करूंगा? वो हिंदुस्तान के, देखो, उनके ऊपर एक राजनीतिक रूप से जिम्मेदारी है। वो हिंदुस्तान के वजीर है, तो मैं हिंदुस्तान का फकीर हूं। मेरे ऊपर देश और दुनिया की जिम्मेदारी है। वो एक स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सन्यासी योगी पूरे दुनिया के लिए काम करता है, तो सन्यासी कोई कम व्यस्त होता है? नहीं, आपने कहा जैसे काला धन, और कभी वजीर और फकीर की तुलना नहीं करनी चाहिए। चुनाव से पहले मैं आपसे 2014 से पहले बात करता, काफी विषयों पर बात की थी आपसे मैंने, अभी दोबारा भी करूंगा। काले धन के मामले में तो बाबा जी आप संतुष्ट नहीं दिखाई देते। बाकी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके ऊपर आप संतुष्ट नहीं है, ये मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बाबा रामदेव से काफी मुद्दों पर। एक मुद्दा एक करप्शन का। आपने कहा ये सरकार में बड़ा कोई करप्शन नहीं आया। हर स्टेट्स में देखो, महाराष्ट्र में मंत्री को रिजाइन करना पड़ गया, अभी 2-4 जगह और भी करप्शन के चार्जेस लगे। हर स्टेट में कहाँ बोलो? अब देखो, कांग्रेस कितने स्टेट में बताइए? कांग्रेस तो निपट गई ना। अब मैं कह रहा हूँ, जब इतना बड़ा तंत्र आप चलाएंगे, देखो प्रभु जी, एक परिवार में यदि 10-20 भी बच्चे होते हैं एक माँ बाप के, जबकि माँ बाप उनके ऊपर हमेशा निगाहें रखता है, तो भी कुछ ना एक आधा बच्चा कोई ना कोई खुरापात कर देता है। तो आपके भाजपा परिवार में एक बच्चा खराब है, तो अब इतना
नहीं देखो अब तो मेरा बड़ा नहीं, परिवार हो गया, देखो तो फैमिली मैं प्लानिंग में नहीं है। हाँ, मेरा तो 125 करोड़ भारत का पूरा परिवार अपना है, एक पार्टी मेरी अपनी नहीं है, मैं किसी पार्टी का ना प्रवक्ता हूँ। आपके इनका आशीर्वाद देखिए, जो भी अच्छा, कांग्रेस को आशीर्वाद तो नहीं देंगे ना। जो भी अच्छा काम करेगा उसको आशीर्वाद है। कल यदि कांग्रेस वाले भी अच्छा काम करेंगे उनको भी आशीर्वाद दूंगा। सोनिया गांधी आपके पास आशीर्वाद मांगने आएंगे तो देंगे आप? काम अच्छा कर, मेरे पास आशीर्वाद लेने जाए या वेटिकन सिटी में लेने जाए वो महत्वपूर्ण नहीं है। चरित्र अच्छा होना चाहिए व्यक्ति के, काम अच्छे होने चाहिए। तो अब मैं जो आपसे बात कर रहा था कि देखो, एक बीजेपी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसमें किसी व्यक्ति से कोई गलतियां हो सकती हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की। देखो, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 0% टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं मोदी जी, और इससे कुछ कार्यों की गति भी यद्यपि धीमी हुई है, क्योंकि नेहरू जी कहते थे विकास का ईंधन है करप्शन। माने विकास होगा तो करप्शन होगा। ये तो आप सब लोग ये मतलब ये कोई मैं काल्पनिक बातें नहीं तो करप्शन तो होगी ना, ठीक है, उससे विकास भी होगा। वो केन्स की इकोनॉमिक थ्योरी है, जब तक ये लेकिन वो उस थ्योरी को तोड़ा है ना मोदी जी ने, इससे अंकुश लगाया। तो कुछ जगह कहीं कहीं ऐसा लोगों को लगा अरे कुछ काम तो धीमे पड़ गए, लेकिन वो धीमा पड़ना इस देश के लिए जरूरी था, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ के घोटाले होते थे, जमीन आसमान पाताल धरती सब जगह घोटाले थे। तो आखिर उन घोटालों पर अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती थी, उसमें वो कामयाब हुए। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, फिर आता है भाई, अगर आप मनमोहन सिंह की पहले 2 साल सरकार देखें, 5 साल देखें, तो कोई भी करप्शन का चार्ज उनके ऊपर नहीं लगा था। तो दूसरे 5-6 साल बाद पता लगता है, जब सत्ता में लोग लुप्त हो जाते हैं तो सच्चा का नजर आता है। अब अगले 3-4 साल में देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये बात ठीक है आपकी। देखिए, अब हम आगे को लेकर के बात करते रहें, देखो चीज़ों तो वर्तमान से देखी जाएगी, जब कोई आगे होगा तो उसके बारे में कहा जाएगा। यदि गलत मेरा बाप भी करे तो मैं उसको सही नहीं कहूँगा। पर आपने जो करप्शन आप कहते नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि आपका स्वाभिमान मंच बनाया था आपने। हाँ, बहुत स्वाभिमान अभी भी हमारा, वो थोड़ा ढीला नहीं। देखिए, पॉलिटिकली देखो, केवल राजनीतिक तौर पर ही कोई काम होता है उसको हम काम माने। मैं कैंडिडेट खड़े करूंगा, मेरे को आपने एक प्रोग्राम में कहा था। देखिए, मैंने कहा था एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो हो गई। तो अच्छा विकल्प एक मोदी जी ने दे दिया है। तो आप अपना स्वाभिमान मंच से अब नहीं खड़ा करेंगे, 2019 में देखेंगे फिर आप। फिर आप अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो 2019 में फिर अभी आप नई सुर्खियों की अपेक्षा मत करो। अभी देश को ठीक ठाक चल रहा है, उसको चलने दो। हमारा काम है जो नेतृत्व अच्छा देश को मिल रहा है तो उसको सपोर्ट करना। आपने कहा करप्शन नहीं हुई, कुछ नहीं, पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लालू यादव के घर गए, मिलने गए उनसे, दफ्तर उन्होंने मेरे से कहा बाबा जी आपसे मिलना है, पर उनके वो तो स्वस्थ उतने स्वच्छ नहीं है जितने मोदी जी हैं। देखो, अब बात ही आती है, तो राजनीति के लिए गए थे ना? नहीं, देखो नहीं, कोई राजनीति। अखिलेश भी गए। अच्छा, मतलब ये कोई आतंकवादी लोग हैं? कौन? अखिलेश कोई आतंकवादी है? नहीं, मुलायम सिंह जी कोई आतंकवादी है? देखो, अब बात ये, मैं तो सबसे मिला हूं इसी पतंजलि योगपीठ में, जो है जहां आप इंटरव्यू कर रहे हो, यहां 15 मुख्यमंत्री एक मंच पर साथ में आए थे। हाँ, तो सारे मेरे हैं। 2012 से 2014 के बीच में लोग आते नहीं थे ना, तब आपको छोड़ के चले गए थे सबके साथ। अब कोई छोड़ के नहीं गया ना, हम कहीं छोड़ करके किसी सबने आपके खिलाफ बहुत बोला, लालू जी ने भी बोला, तो हमने उन्हीं चीजों को, उन्हीं को हमने कहा कि भाई देखो, ये योग का कार्य है, चाहे वो स्वदेशी का कार्य है। अब अभी हम शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, अनुसंधान का उद्देश्य कार्य है, ये तो सारे देश की भलाई के काम है। तो ऐसे कार्य जो देश निर्माण के हैं, नेशन बिल्डिंग के जो कार्य हैं, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक प्रश्न ये है कि हमने लालू जी से बात की, तो लालू जी का फोन आया मेरे पास, बाबा जी बहुत दिन हो गया आपसे मिलना है। अरे मैंने कहा हम तो आपसे, हम बहुत नाराज, हम आपसे मिलेंगे ही नहीं। उसमें राजनीति कुछ नहीं थी, कोई राजनीति नहीं। तो उन्होंने आप कुछ किसी को राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहते थे, किसी को, ये सब गलत बात है। छोटे-छोटे अब मैं ये बात कहता हूँ, आप प्रभु जी, मुझे किसी का राज्यसभा का मेंबर बनाना होगा या मुझे लोकसभा का मेंबर बनाना है, किसी को मिनिस्टर बनाना है, तो मेरी ताकत क्या है वो आप भी जानते हैं। बनवा सकते हैं, बिल्कुल बनवा सकते हैं, ठीक है ना? तो फिर मैं ये छोटे भैया काम करूंगा। तो मैं देखिए, मेरे आज से 10 साल पहले मेरे पास यहीं पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, किसी ने कहा बाबा जी 5 मेंबर आप दे दो, हमको नाम दे दो, हम राज्यसभा में भेज देंगे। 5, एक पार्टी से 5, किसी से 2, किसी से 1 का मेरे पास पहले प्रपोजल आए। मैंने कहा मैं इस काम में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जिस समय में राजनीतिक परिवर्तन की हमने ठानी कि जब है सरकार ने हमारी बातों को नकारा, तो उस समय वो युग धर्म मान करके, वो राज धर्म मान करके, वो एक आपातकाल में वो हमारा
मूल कार्य नहीं, मूल कार्य तो हमारा योग का, अध्यात्म का, सेवा का, साधना का है, वो कर रहे हैं। नहीं, पर सवाल ये उठता है कि आपने लालू जी से बात की, अखिलेश से बात अच्छा की, लालू जी, राजनीति से अच्छा बात लालू की, जी मेरे खिलाफ बोलते थे, आपको अच्छा लगता कांग्रेस था? से बात करने में अब लालू जी जो है जब ये बोले कि बाबा पगला गया है तो आपको अच्छा लगता था? तो लालू जी ने अब जो है वो तो जोकी ऐसे जोक बहुत करते हैं, अरे बोला हमने मेंटल नहीं बोला बाबा को, हमने मेंटर बोला था। मेंटल बोला था, मेंटल मेंटर। तो खैर मेंटर था बोला, मेंटल जब मेंटर तो बात यह है, एक अच्छे कार्य का कोई विरोध करे तो कोई शोभा थोड़ी देता है। और देखो हमें तो पूरे देश की भलाई के लिए काम करना है। यदि मुलायम सिंह यदि देश की भलाई के लिए, अखिलेश जी देश की भलाई के लिए कोई काम करते हैं तो हम उनको भी आशीर्वाद देंगे, क्यों नहीं देंगे? देखो इस देश में अच्छा काम होना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां, देखो जो रूलिंग पार्टी होती है वो लोकतंत्र के में एक जो है कि व्यवस्था के तहत वो राज करती है, तो वो लोकतंत्र का सम्मान है। किसी चुनी हुई पार्टी का अनादर नहीं करना चाहिए। बाबा आप जातिवाद में विश्वास नहीं करते, मेरे को पता है, आप उससे ऊपर हैं, पर इंसिडेंटली एक्सीडेंटली जो कह दीजिए ये दोनों यादव हैं और आप भी। अच्छा मोदी जी को हमने इतना समर्थन है, मोदी जी यादव हैं क्या? बीजेपी में तो लोग कहते हैं कि वो तो जो है मतलब ब्राह्मण प्रधान पार्टी है। हमने पर उनको प्रोजेक्ट किया गया था बिहार के अंदर की बैकवर्ड प्रधानमंत्री हैं। देखो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको ये नहीं कहा गया था कि वो डेवलप किया उन्होंने गुजरात को, नहीं हमारे बैकवर्ड प्रधानमंत्री। देखो जहां तक पिछड़े का प्रश्न है, अगड़े पिछड़े की बात है, मैं तो देखो ये मानता हूँ ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमारे भीतर है। जैसे हमारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण सोच है एक। देखो ब्राह्मण माने ज्ञान, क्षत्रिय माने क्षय माने भय, और उससे जो त्रय माने रक्षा करे। क्षत्रिय ये भुजाएं हमारी क्षत्रिय, पेट हमारा वैश्य, पैर हमारे शूद्र हैं। और शूद्र का अर्थ वो छुआछूत नहीं होता है, शूद्र का अर्थ अपवित्र नहीं होता, शूद्र का अर्थ पवित्र होता है संस्कृत में। पैरों की हमारे यहाँ पूजा होती है। ये जो है वैदिक संस्कृति के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो बांटने वाली बात है, मैं इसमें भरोसा नहीं रखता। पर इन सबसे मिलके आप कॉमन क्या बना एजेंडा कोई आपका? हमारा कॉमन एजेंडा ये है कि ये देश हमारा आगे बढ़े। उसको कांग्रेस को भी मिलाएंगे ना साथ में कॉमन एजेंडे में? ये तो कांग्रेस को सोचना है। नहीं, अब जब लालू के पास जा सकते हैं जिसने आपको मेंटर जो भी कहा, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को देश हित में काम करने के लिए कांग्रेस को मिलाने में क्या परेशानी है आपको? मैंने तो एक बात कही थी, आपको याद होगा प्रभु जी, काफी हंगामे हो गया था। तो मैंने दोबारा कह दीजिए, इसमें क्या है? मैंने बोला था यदि प्रियंका जो है कांग्रेस का नेतृत्व करती है तो बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक अच्छा है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं तो जो देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो मैं तो हेल्थ का कांग्रेस तो मैं चाहता हूं इस देश के लोकतंत्र का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और सभी राजनीतिक पार्टियों में अच्छी लीडरशिप उभर के आनी चाहिए। मतलब कि आपको जो है सोनिया गांधी राहुल को छोड़ के प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस होगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो उसका वेलकम करेंगे, आप स्वागत करेंगे। स्वास्थ्य कांग्रेस का अच्छा हो जाएगा प्रियंका के नेतृत्व में। हाँ, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, वो तो बात छोड़ी। अब मैं एक और बात है, जब मोदी जी से लोग कहते हैं कि आपने जब पहले अभी कहा कि हमने लिखवा के ले रखा है, ऐसे कुछ और भी एग्रीमेंट किए थे आपने एक लिखवाने की? स्वास्थ्य मंत्रालय चेंज होगा, CBSE डिजॉल्व होगा, उसमें आयुर्वेदिक पढ़ाई जाएगी, ये सब बातें हुई थी चुनाव से पहले। देखिए एजेंडा तो बना था, कोई एजेंडा सीक्रेट है वो बता दीजिए आप। नहीं, कोई सीक्रेट, हम तो एकदम ग्राउंड के आदमी हैं, कोई हिडन एजेंडा नहीं। और कोई जो है हम जो हिडन क्या है, देश एजेंडा है। जंगलों में बीहड़ों में कोई कार्यक्रम नहीं चलाते। देखो देश का एजेंडा ये है, मैं मानता हूँ कि हमारी स्वास्थ्य नीति और शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को एलोपैथी मंत्रालय बना दिया था, जब से इधर से आयुष मंत्रालय बना और जो नड्डा जी ने जब से दायित्व संभाला है, तो उन्होंने अपनी प्राचीन परंपरा को माने आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों को बराबर लेकर के चल रहे हैं। तो एक पहली बार ऐसी सरकार आई है जो अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य और स्वर्णिम भविष्य का सपना लेकर के आगे। स्वास्थ्य मंत्रालय आपके एजेंडे पे चल रहा है? मतलब नहीं, मेरे एजेंडे पर नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस समय जो सरकार चल रही है वो जो है राष्ट्र विरोधी सरकार नहीं है। हर्षवर्धन ठीक नहीं थे डॉक्टर अल्टीमेटली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई मेरा एजेंडा भी नहीं। देखो आपने कहा जब से ये आए तब से आप ठीक हो गए। नहीं, मतलब ये मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हर्षवर्धन भी हमारे अनन्य प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और जो है नड्डा जी भी बहुत सात्विक आदमी है। मेरा मंत्रालयों को लेकर के कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। हाँ, जब प्रधानमंत्री हमारे हैं तो मंत्रालयों की क्या बात, सारे मंत्री हमारे, ये सही देश ही हमारा,
तो सरकार को जो आप हर तरह से सलाह देते रहते हैं कुछ न कुछ तरीके से, अब योगा के साथ आपको लगता है कि मोदी के साथ बैठ करके आप भी योगा करेंगे, अब मोदी और आप लगभग बराबर ही हो गए कि एक ही मैट पे बैठते हैं जा करके जीटी गिरा करके, तो आपको कैसा लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठना, एक गांव का आदमी प्रधानमंत्री के साथ बैठेगा? मोदी जी भी तो चाय के बेचने वाली के घर में पैदा हुए। देश का वजीर और फकीर कैसा होना चाहिए, आचार्य चाणक्य कहते थे। पहली बार वजीर और फकीर इकट्ठे बैठे हैं। देश के वजीर और फकीर को बहुत त्यागी तपस्वी होना चाहिए। जिस देश का वजीर और फकीर झोपड़ियों में रहता है, उस देश की महिला उस देश की जो प्रजा है वो महिलाओं में वैभवशाली होती है। और जिस देश का वजीर और फकीर जो है वो ग्लैमर में रहना शुरू कर देता है, उस देश की प्रजा में दरिद्रता आ जाती है। देखो, हमारा काम है इस देश को आगे लेकर के जाना। ये कोई विषय नहीं है ना। बैठने में तो हम जो है मनमोहन सिंह जी के साथ भी बराबर में बैठ के बात करते थे। नहीं, क्या विषय था? तो मैं देखिए, ये कोई गौरव का विषय नहीं है। ये क्या बात हुई? देखो, कहाँ बैठ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, अरे हमारा देश कहाँ खड़ा है, हमारा देश जो है वो कैसे आगे जाए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे देश के 125 करोड़ नागरिक, उनकी सोच, उनकी मोदी से अब आपकी अपेक्षा क्या है, एक सेंटेंस में अगर बताएंगे? अभी तक जो मोदी से हमारी यही अपेक्षा है कि ये देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री साबित हों, और जो करोड़ों लोगों ने इनसे उम्मीदें की हैं, जो हमने उम्मीदें की हैं, और मोदी जी ने जो वादे किए हैं, उन वादों पर पूरे खरे उतरे। और आखिरी सवाल, चुनाव होने जा रहे हैं अभी यूपी में, उत्तराखंड में। पहले चुनाव में आपने काफ़ी हिस्सा लिया, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया आपने। इस बार आप यूपी में जाकर के अभी आप देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद किसी भी विधानसभा चुनाव में हमारी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। आप न्यूट्रल रहेंगे बिल्कुल, एकदम? ये नहीं कहेंगे कि राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करो? देखो, मैं सहज हूँ, और मैंने कहा मेरा सीधा जवाब नहीं देते आप आजकल। आप पॉलिटिक्स के तरह के पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। पहले एकदम सीधा बोलते थे, बिना किसी डर के, किसी भय के, किसी संकोच के। जब मैं सीधा बोलता था तब लोग मुझे, आप कितना खींचते थे मुझे। नहीं, मैं खींचने गया था। और अब मेरे को बाबा ने कर दिया बवाल, अरे बाबा ये तूने क्या कह दिया। सुबह से शाम तक मेरी खिंचाई करते रहते, तो मैं भी अब समझदार हो गया। मतलब राजनीति की तरह आप कम बोला करेंगे, बात नहीं करेंगे। नहीं, आप चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, मतलब यूपी में चुनाव में कोई प्रचार नहीं। और जो है, मेरे लिए मेरा संन्यास धर्म और मेरा राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। ये राजधर्म जो है ये आपातकालीन व्यवस्था है। चलिए, आपातकालीन व्यवस्था है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे नेशनल वॉइस पर आप पहली बार बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो है इस पहल के लिए, और आपने ये जो आवाज़ उठाई है, नेशनल वॉइस जो है वो सच में राष्ट्र की आवाज़ बने, और करोड़ों लोगों का आप भरोसा जीतें, और आप जैसे हमेशा से प्रखरता के साथ में करोड़ों लोगों की आवाज़ उठाते रहे, ऐसे ही नेशनल वॉइस पर करोड़ों लोगों के मुद्दे उठाते रहे और उनको हक दिलाते रहे। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है prabhu@nationalvoice.in। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।